मैं हूँ आरती और मैं स्टोरी जैम में आपको सुनाती हूँ नई, पुरानी, जानी मानी और कुछ अनजानी कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं तो जहाँ भी सुन रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब के साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आखिरी बात, जानती हूँ आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट निकाल कर अपने कमेंट्स, विचार, सुझाव भी शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हौसला अफजाई होगी। सतसैया के दोहरे, जियो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। जो बात सतसैया के दोहों के लिए सही है, वही व्यंग्यकारों के लिए भी। अपनी लेखनी से व्यंग्यकार थोड़े से शब्दों में ऐसी पैनी बात कह जाते हैं जो सीधी तीर की तरह निकलती है और लक्ष्य को भेद देती हैं। समाज शास्त्री और इतिहासकारों की किताबें एक तरफ और व्यंग्यकार की 2 पन्ने की रचना एक तरफ, दोनों पलड़े बराबर निकलते हैं। आज सूर्यबाला जी का लिखा एक व्यंग, उनकी कहानियों की तो मैं फैन बहुत पहले से थी, लेकिन उनके व्यंग की किताब पढ़कर परसाई जी और शरद जोशी जी याद आ गए। प्रस्तुत है देश सेवा के अखाड़े में। ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि मैं देश सेवा के लिए उतरने वाला हूं। जिसने सुना भागा आया और मेरे निर्णय की दाद दी। सुना आप देश सेवा के लिए उतर रहे हैं? ईश्वर देश का भला करे। बाय द वे, शुरुआत कहां से कर रहे हैं? कौन सा एरिया चुन रहे हैं? हमारे अंचल से करिए ना, बहुत स्कोप है। हेलीपैड बनकर विकसित होने लायक इफरात जमीन पड़ी है। आबो हवा भी स्वास्थ्यप्रद है। ईश्वर की दया से गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा आदि किसी बात की कमी नहीं। लोग भी सीधे साधे नादान किस्म के हैं, तो बहकने की कोई गुंजाइश नहीं। वर्षों सुख, शांति, अमन, चैन के साथ गुजार सकेंगे आप माई बाप इन देश के लालों के साथ। ये हमेशा रोटी के लाले पड़े रहने पर भी कभी शिकवे शिकायत नहीं करते। हर हाल में मुंह सिलकर रहने की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है इन्हें। मैंने सोचा जगह तो सारी एक सी हैं, ऐसे स्कोप कहाँ नहीं है। लेकिन जब कहा जा रहा है, ऑफर मिल रहा है, तो उन्हीं के एरिया से शुरुआत हो जाए। मेरा निश्चय सुनते ही प्रेस वाले दौड़े आए और आग की तरह फैलती इस खबर में घी डाल गए। शाम को उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया और सलाम करके बोला, बंगला कहाँ छवेगा? मैं हैरान, कैसा बंगला? अभी देश सेवा तो हुई नहीं कुछ, उससे पहले बंगला छवाने आ गया। उसने उसी अदब भरी मुस्तैदी से कहा, वही तो, जब तक बंगला नहीं छवेगा, देश सेवा, जनहित जैसे महान काम कहाँ बैठकर करेंगे आप? लोक सेवक लोग आकर कहाँ ठहरेंगे? मुलाकाती कहाँ लाइन लगाएंगे? संतरी कहाँ हड़काएगा उन्हें? फूस के छत या टीन के शेड के नीचे मुलाकाती नहीं इकट्ठे होते। कोई बेवकूफ थोड़ी है। सीधी सी बात है, जो अपने सर पर छत नहीं खड़ी कर पाया, वो उनके सिरों पर साया कहाँ से करेगा? अपना नहीं तो कम से कम अपने दुख दर्द सुनाने आने वालों का तो ख्याल कीजिए। मैंने कहा, तब फिर छवा दीजिए जहां ठीक समझिए। वो खुश हो गया। वहीं का वहीं बैठकर नक्शा वगैरह खींचकर बोला, गैराज 1 रहेगा या 2? मैंने कहा, अरे यार, पहले कार तो हो। उसने कहा, आपकी ना सही, मुलाकातियों की तो होगी। और फिर यूं समझ लीजिए कि पप्पा साहेब को देश हित के पवेलियन में कुछ 6 महीने ही गुजरे थे और ऑलरेडी दोनों बेटों की ट्रकों और स्टेशन वैगनों के लिए जगह कम पड़ रही है। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, तब जैसा आप लोग उचित समझिए। कॉन्ट्रैक्टर खुश हो गया। ऐसा करते हैं, 1 गैराज बना देंगे और 2 की जगह छोड़ देते हैं। पोर्च पोर्टिको आलिशान बनाएंगे। नहीं, संतरी तटपूंजी मुलाकातियों को रुआब से दुत्कारेगा कैसे? संतरी जितना कटखना होता है, आदमी उतना ही पहुंच वाला माना जाता है। अच्छा, मैं चलता हूं।
बंगले का अहाता, लॉन सींचने, साग सब्जी, फूल पत्तों की क्यारी संवारने के लिए मेरा एक आदमी है, बड़ा नेक और विश्वास पात्र। इस काम के लिए उसी को रखिएगा। जनहित जैसे काम करने जा रहे हैं तो एरिया के नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। शाम को उस एरिया के व्यापारी संगठन का प्रमुख आया और अजीजी से बोला, देश सेवियों का भोजन तो अत्यंत संतुलित और नियमित होता है। पप्पा साहब तो अनाज को हाथ नहीं लगाते थे, और देख लीजिए, काठी ऐसी कि 70 की उम्र में भी 27 वालों को बगल में दबाकर घूमे। अखाड़े बाजों सा सधा हुआ तना हुआ शरीर, सिर्फ मेन्यू की बदौलत ही तो है। बाय द वे, आपका मेन्यू? मैंने झेप कर कहा, अभी बनाया नहीं। उसने ताकीद की, तो झटपट बना लीजिए। खान पान की तंदुरुस्ती पहले। आप जानो, रूखी सूखी वाले महात्मा को कौन पूछता है। मेरा तो आज तक किसी नमक रोटी खाने वाले महान आत्मा से सबका नहीं पड़ा। मेरे देखते देखते कितने ही जनसेवक नमक रोटी प्याज से शुरू होकर फल दूध और सूखे मेवे वाले मेन्यू पर हस्तांतरित हो आज तक स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैंने संकोच से कहा, सूखे मेवे तो गरिष्ठ होंगे। सोचता हूं शुरू शुरू में रोटी दाल ही ठीक रहेगा। उसने फौरन टोक कर कहा, देखिए, आप दाल रोटी खाइए या नमक रोटी, एक बात समझ लीजिए, भड़काने वाले बहुत हैं। घर घर ये बात पहुंच जाएगी कि जो खुद नमक रोटी खाता है वो हमें मालपुए कहां से खिलाएगा। और इस एरिया के लोग भोले भाले नादान हैं। मैंने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेवे बहुत महंगे भी तो होते हैं। वो बेतकल्लुफी से बोला, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप इस एरिया के जन सेवक होकर आ रहे हैं और खरीद कर मेवा खाएंगे। लानत नहीं होगी इस जमीन के बाशिंदों के लिए। आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं? आज ही सूखे मेवे का एक टोकरा भेज देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आपके मेवे। उन्होंने बात काट कर कहा, उन्हें मेरे मेवे नहीं, देश सेवा के मेवे समझकर खाइएगा बस। वैसे भी आप चक्कर देखिएगा, तब समझिएगा कि खरीद कर खाए मेवों में वो स्वाद और लज्जत कहां जो देश सेवा से प्राप्त मेवे में होती है। पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मुझे आप पर भरोसा है। मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, सब वसूल हो जाएगा। अगले दिन उस एरिया का नामी गिरामी दर्जी आया और बड़े प्यार से मुझे अपने फीते में जकड़ते हुए बोला, आप फिक्र न कीजिए, मुझे सब अंदाजा है। बप्पा साहब से मैंने पहली बार नाप लेते वक्त ही कह दिया था कि अगली अचकन और पजामे के लिए कम से कम पौना पौना मीटर कपड़ा ज्यादा लाइएगा, और वही हुआ। वैसे ही आप भी करिएगा। लिबास तो यहीं रखेंगे ना? रखना भी चाहिए। शुभ्र स्वच्छ बकुल पंखी, अर्थात बगुले की सफेद शफाक, हर मौके और हर जगह के लिए पूरी तरह दुरुस्त। जमाने की हवा सर्द हो या गर्म, ये वस्त्र पूरी तरह वातानुकूलित रहते हैं। समझ लीजिए, लिफाफे हैं जो अपना मजमू बदलते रहते हैं। कोई बाहर से इनके अंदर का मजमू भांप नहीं सकता। और इधर तो इस लिबास की महिमा और बढ़ गई है। इतिहास बताता है कि पहले इस लिबास को महान लोग पहनते थे, अब इसे जो पहन लेता है तुरंत फुरत महान हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह तेल पिलाई लाठी और बुलवर्करी सीने वाला एक मुच्छड़ आया और सलाम ठोंक कर बोला, मैं संतरी हूं, सिर्फ देश सेवियों के पोर्टिको और पोर्चों के लिए समर्पित। अब तक की सारी जिंदगी समझ लीजिए देश सेवी फाटकों और पोर्चों पर ही कुर्बान की है। खिदमत में कोई कोर कसर नहीं रहेगी, इसका भरोसा रखें। बप्पा साहब ने तो पूरी एक हक हुकूमत दे रखी थी। जिसे चाहता अंदर जाने देता, जिसे चाहता 4 धक्के दे कॉलर पकड़ बाहर कर देता। बप्पा साहब कभी दखल नहीं देते थे। आहा, क्या आदमी थे! कभी पूछ पैरवी की ही नहीं। मेरी वजह से कभी टटपूंजिए फटे हाल मुलाकाती उनके पास फटक ही नहीं पाते थे। समझ लीजिए, वे तो नाम के मंत्री थे, असली मंत्री तो मैं यानी उनका संतरी ही हुआ करता था। अब आपको क्या बताना, समझ लीजिए एक तरह से पूरे देश की बागडोर
संतरियों के हाथ में ही होती है। अच्छा, चलता हूं। फाटक पोर्टिको तैयार हो जाए तो बुलवा लीजिएगा। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। मेरे सिवा कोई और यहां संतरी ना होने पाए, इसका ख्याल रखिएगा। ये ओहदा जिस तिस को सौंपने लायक नहीं। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े जोखिम का काम है। हाँ, सांझ को इस इलाके में कुछ और नामी गिरामी ताबेदार लोग आपसे दुआ सलाम किया चाहते हैं, जिससे आपको पूरा इत्मीनान हो सके। शाम को सर पे टोपी लाल, गले में रेशम का रुमाल बांधे वो लोग भी आ गए और मुझे पूरा भरोसा दिला गए, हमारे रहते इस पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं जो आपके काम में दखल दे। ना आपकी तरफ कोई आंख उठा सकता है, ना कोई इंक्वायरी बैठ सकती है। हम जो हैं, आप तो बस खाइए और चैन से सोते हुए देश की खुशहाली का सपना देखिए। किसी की मजाल नहीं जो कोई रोड़ा अटकाए तो हमें तलब कीजिएगा। इसी तरह हमें पूरा भरोसा है कि आपके रहते हम पर आंच ना आ पाएगी, है कि नहीं? ना हमारा काम रुके ना आपका। बप्पा साहब जब तक रहे अपनी बात रखी, हम निर्द्वंद घूमते रहे। अब ये जिम्मेदारी आप पर है। आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दें तो हमें भी इत्मीनान हो जाए। मैंने ससंकोच उन्हें समझाने की कोशिश की। लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं तो यहां देश सेवा के इरादे से आया हूं। उन्होंने फौरन कहा, लीजिए, तो हम कौन सा देश के बाहर हैं? हम भी तो उसी देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, प्रदूषण की। हमें कोई गलत फहमी नहीं है जी। और एक बात आपको भी याद दिला दें कि आप भी किसी गलत फहमी में ना पड़िएगा। ये इलाका जितना आपका है उतना ही हमारा। इतना ध्यान रखिएगा, देश सेवा के क्षेत्र में रहकर हमारे जैसे देशवासियों से द्रोह न मोल लीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारी। ना वोट की कमी होने देंगे, ना नोट की। आप चैन से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के पिछड़े हुए तमाम काम कीजिए, चाहे काम तमाम कीजिए। इस प्रकार धमकी भरे आश्वासन और आश्वासन भरी धमकियां देते हुए भूतपूर्व मंत्री के संतरी और उसके बिरादरों ने अपने अपने क्षेत्र को गमन किया तथा उस विचारोत्तेजक धमकी से प्रेरित हुआ मैं और मेरे क्षेत्रवासियों आपके नाम ये संदेशनुमा धमकी जारी करता हूं कि चूंकि मुझे अब भरोसेमंद साथी मिल गए हैं, अतः मैं बेखौफ बेहिचक आपके क्षेत्र की सेवा के अखाड़े में कूदने वाला हूं। सावधान। तो कैसा लगा आज का व्यंग? ये व्यंग सुनकर बहुत सी बातें और बहुत से लोग आपको याद आए होंगे। उनके बारे में लिखिए ना लिखिए, पर इस व्यंग के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।